हेलो। आवाज आ रही है बेटा? कंफर्म करो। यस सर। कैसा चल रहा है तुम लोगों का पढ़ाई वगैरह? क्यों? फिर नॉर्मली चल रहा। नॉर्मली का क्या मतलब होता है भाई? सब केमिस्ट्री का क्लास नहीं लग रहा है लोअर बैचेस का। अच्छा, चलिए तो सुनिए। हम लोग फेज 4 स्टार्ट करते हैं आज से, ठीक है? और जितना जल्दी हो सके इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। ऑफिशियली फेज 4 स्टार्ट कर रहे हैं। फेज 4 में अब तो आप लोगों को बेसिकली आइडिया लग चुका होगा कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। सबसे पहला चैप्टर कौन सा रहेगा? एल्काइल हैलाइड्स एंड। स्क्रीन वगैरह सब दिख रही है ना? यस सर। ठीक। तो फर्स्ट चैप्टर इज योर एल्काइल हैलाइड्स एंड एराइल हैलाइड्स। उसके बाद सेकंड चैप्टर्स जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें वो रहेगा अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। थर्ड चैप्टर इसमें रहेगा एल्डिहाइड एंड कीटोन। फोर्थ चैप्टर इसके बाद आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो अभी तक आप जितने भी फेज पढ़े हैं उन सब में अगर कंपेयर करा जाए तो इसके अंदर नंबर ऑफ चैप्टर्स बहुत ज्यादा हैं। यानी कि क्लास 11th में आपके 3 फेज थे और क्लास 12th में 2 फेजेस हैं। तो ऐसा ही मान के चलो कि 3 फेजेस के चैप्टर आपको 2 फेज में पढ़ने हैं। चैप्टर नंबर 5 आपका जो है वो है अमीन्स। इसको कहे काफी बुक्स में लिखा जाता है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। इसके बाद आता है बायोमोलिक्यूल्स एंड आफ्टर दिस ये वो चैप्टर है जो मेरे ख्याल से आपका मेंस में से हट गया है, पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इसके साथ आपका फेज 4 समाप्त होता है। ठीक है। सर हाँ जी बोलिए। सर साइक्लोएल्केन वाला जो टॉपिक था वो नहीं होगा क्या? हाँ उसको मैं पढ़ा दूंगा अलग से, वो आधा घंटे का है। इसमें ये फिर वो रिदम खराब हो जाता है। उसको मैं बता दूंगा, डोंट वरी। ओके। ठीक है, क्योंकि ये स्टार्ट करना भी ज्यादा जरूरी है, वरना बहुत पिछड़ जाएंगे हम लोग। तो फेज 4 में जो आपको मैंने अभी टॉपिक्स बताए हैं कौन कौन से, ये सारे टॉपिक्स हैं। एल्काइल हैलाइड्स, एराइल हैलाइड्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड इट्स डेरिवेटिव, अमीन्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर। ठीक है जी। सर और यही इससे पहले तक आप कितने? सर हाँ। यही सब में एल्डोज आ जाता है, एल्डोज वाला। हाँ सारा कुछ इसी के अंदर आ जाएगा, इन्हीं चैप्टर्स में ही। जैसे कि हम जहाँ डेरिवेटिव्स वगैरह की बात कर लेंगे ना, तो उनसे रिलेटेड जो कंपाउंड्स हैं वो सारे इसके अंदर आएंगे, उनकी एनालिसिस इसके अंदर आएगी। ठीक है। यस सर। तो पहला चैप्टर आपका है एल्काइल एराइल हैलाइड्स। तो जैसे कि मैंने आपको पढ़ाना भी स्टार्ट हाइड्रोकार्बन में एल्कीन से इसलिए ही किया था, क्योंकि जो एल्काइल एराइल हैलाइड्स का पार्ट है आपका, कौन सा वाला, एलिमिनेशन वाला पार्ट, वो मैंने आपको वहीं डिस्कस कर लिया है पूरा। एलिमिनेशन हम सारा तरह का एलिमिनेशन कर चुके हैं ना, अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, गामा एलिमिनेशन, ई 1 एलिमिनेशन, ई 2 एलिमिनेशन, ई 1 सी बी एलिमिनेशन, ई आई एलिमिनेशन। सारे के सारे मैकेनिज्म किस तरह से क्या क्या चीजें हैं सारा कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं।
तो आज की क्लास के बाद जब आप घर जाएंगे तो आपको एक काम पूरी तरह से प्रॉपर करना है। वो काम ये है कि जितना भी एलिमिनेशन का पार्ट है वो आपको बहुत अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना है अलोंग विद द जीओसी। ठीक है? यस सर। यस ठीक सर। है, चलो। तो पहली चीज, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एल्काइल हैलाइड हाइड्राइड्स पे तो हम लोग बाद में पहुंचेंगे। जो सबसे पहली रिएक्शन हमें पढ़नी है इसमें, वो है हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या है वो? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है? एनएसआर। ठीक है भाई। जो पहली रिएक्शन हमें पढ़नी है वो कौन सी है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब मेजरली अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करोगे तो इसके अंदर आप बेसिकली जो रिएक्शन पढ़ते हो वो किस तरह की रिएक्शंस होती है? एडिशन रिएक्शन होती है। जैसे कि आपने देखा था कि X2 कैसे ऐड कराएंगे, HX कैसे ऐड कराएंगे, इस तरह की ये सारी सीरीज ऑफ रिएक्शन जो एडिशन रिएक्शन का पार्ट हो गई। कुछ रिएक्शंस आती हैं फिर इसके बाद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आती हैं, जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। सेकंड वैरायटी आपकी ये हो गई। थर्ड वैरायटी इसके बाद आपकी रहती है कि किस तरह से आप एलिमिनेशन रिएक्शन डिस्कस करते हैं। इसके बाद आते हैं कुछ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती हैं। तो ये मेजर रिएक्शंस हैं जो हमें पढ़नी होती हैं। समझ रहे हो? यस सर। बोलो भाई। ये वो मेजर रिएक्शंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे। अपना माइक म्यूट रखें, जब बोलें तभी ऑन करें। ठीक है जी। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात आपको ये समझनी है, जैसे एलिमिनेशन रिएक्शन को मैं साथ साथ लेके चलूंगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को एक्सप्लेन करते वक्त भी, तो सच दैट आपको एक कंपैरेटिव आइडिया लगता रहे कि वहां पर क्या हो रहा था और यहाँ क्या होगा। क्योंकि आप जानते हो, कोई भी अगर अब आप मतलब पढ़ चुके हो, आपको बिल्कुल फ्रेश तरह से बताने की जरूरत नहीं है कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल एक बेस की तरह भी काम कर सकता है। जब वो बेस की तरह काम करेगा तो H+ निकालेगा, और जब न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तो पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे जाकर अटैच होगा। समझ रहे हैं? यस सर। तो मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एक जनरल रिप्रेजेंटेशन लिखता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ। कोई भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी तो उसके अंदर हो क्या रहा होगा। जरा देखना कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, आप उसको जीओसी के अंदर कुछ इसी तरह से रिप्रेजेंट करते थे। एक न्यूक्लियोफाइल, उसके पास क्या होना चाहिए? लोन पेयर होना चाहिए या फिर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। इन दोनों में से एक भी होगा तो काम चलेगा। बोलो। यस सर। इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है आपका, एक ऐसा कंपाउंड यानी एक ऐसा सबस्ट्रेट हमारे पास हो जिससे क्या जुड़ा हुआ हो? लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो। क्या जुड़ा हुआ हो बेटा? लिविंग लिविंग ग्रुप ग्रुप। जुड़ा हुआ हो। अब लिविंग ग्रुप की क्या टेंडेंसी होगी? कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है, क्या वो अपने इलेक्ट्रॉन इस एल्काइल ग्रुप को दे सकता है और यहां से लिविंग ग्रुप निकल जाए? बोलिए। ऐसा हो सकता है ना? यस सर। अगर ऐसा होगा तो ये जो एल्काइल ग्रुप है आपका R, इससे कौन जुड़ जाएगा? न्यूक्लियोफाइल। और साथ में कौन? ये जो लीविंग ग्रुप है ये वाले इलेक्ट्रॉन्स को लेकर निकल गया। देख के बताओ। ये जो लीविंग ग्रुप है, यहाँ जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, इनको लेकर निकल गया कि नहीं? बोलिए। यस सर। तो अगर लेकर निकल गया तो लीविंग ग्रुप के पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आ गए और साथ में कैसा चार्ज आ गया? एक नेगेटिव चार्ज आ गया कि नहीं आ गया? हाँ। तो अब जब आप इस रिएक्शन की जनरल रिप्रेजेंटेशन को देख रहे हो तो ये जरा देख के बताना कि लिविंग ग्रुप भी तो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह ही एक्ट कर रहा है, क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और साथ में नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। देख पा रहे हैं कि नहीं? यस सर। तो आपने जब इस जनरल रिप्रेजेंटेशन को देखा किसको? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर, तो आपने क्या देखा कि एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देता है।
इस रिएक्शन में यही तो हुआ कि ये न्यूक्लियोफाइल आया, वो आर से जुड़ गया और ये एलजी एज अ न्यूक्लियोफाइल बाहर निकल गया। बेटा यही हो रहा है क्या? यस सर। yes, sir. तो बिल्कुल यही हो रहा है। इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो यानी एक बेहतर न्यूक्लियोफाइल एक खराब न्यूक्लियोफाइल को निकालकर क्या कर देता है? उसको बाहर निकाल के खड़ा कर देता है, खुद बॉन्ड बना लेता है। इस तरह की रिएक्शन को आप क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। इतनी बात में कोई भी शंका, कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी? No, sir. अब आगे समझो जरा। मैंने जब एलिमिनेशन आपको पढ़ा रहा था तो एलिमिनेशन में मैंने आपको क्या क्या कंडीशन बताई थी कि बेस आए तब H प्लस निकले। समझ रहे हो कि वो जो आपका Cl था दूसरे वाले से तब निकले। जरा कुछ कुछ उस तरह की चीजें याद आ रही हैं कि पहले H प्लस निकल जाए बाद में लीविंग ग्रुप निकले, पहले लीविंग ग्रुप निकल जाए बाद में H निकले, इस तरह का याद आ रहा है कुछ कहानी? बोलो। तो जो एलिमिनेशन के टाइप होते थे E1 E2 E1 CV EI, इन सब में क्या डिफरेंसेस थे? बेसिक डिफरेंस क्या थे? कि वो समय का डिफरेंस था ना, कि किस तरह से रिएक्शन हो रही है, कि कब H प्लस निकल रहा है, कब अटैक हो रहा है, कब लीविंग ग्रुप निकल रहा है। इसी बात का डिफरेंस था कि नहीं था? बोलिए। यस सर। अब जरा यहां देखना, सेम डिफरेंस यहां भी क्रिएट होगा कि न्यूक्लियोफाइल आए तब लीविंग ग्रुप निकले, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी? कि लीविंग ग्रुप निकल जाए फिर उसके बाद न्यूक्लियोफाइल आए। तीसरी पॉसिबिलिटी बनेगी कि न्यूक्लियोफाइल आए और लिविंग ग्रुप निकले। इन तीन पॉसिबिलिटी के अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है तो बताइए। क्या क्या पॉसिबिलिटी मैंने बताई? न्यूक्लियोफाइल आया, लिविंग ग्रुप निकला, लिविंग ग्रुप निकला उसके बाद न्यूक्लियोफाइल आया, एक तरफ से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और दूसरी तरफ से सिंक्रोनाइज वे में लिविंग ग्रुप छोड़ के चला जा रहा है। इन तीन पॉसिबिलिटी के अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है आपके पास? नो सर। नहीं है ना? तो नो देखो, सर। इन्हीं पॉसिबिलिटी के बेसिस पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म डिजाइन करते हैं किसके? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। और वही फाइनली क्या बनते हैं? टाइप्स बनते हैं। ये मैकेनिज्म किसकी मैकेनिज्म की बात चल रही है? यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात चल रही है। और ये मैकेनिज्म आई क्यों है इतनी सारी? ये सिर्फ एक बात पे डिपेंड कर रही है बेटा, कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो पहले आ रहा है, लिविंग ग्रुप बाद में निकल रहा है, लिविंग ग्रुप पहले निकल जा रहा है, न्यूक्लियोफाइल बाद में आ रहा है, इधर से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, इधर से लिविंग ग्रुप निकल रहा है। तो ये तीन पॉसिबिलिटी के बेसिस पे आप डिफरेंट मैकेनिज्म डिजाइन करते हैं और स्टडी करते हैं। तो कौन कौन सी मैकेनिज्म है देखिए जरा। पहली मैकेनिज्म जो है आपकी वो है SN2 मैकेनिज्म। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इसमें SN1 मैकेनिज्म। इसके बाद फिर आती है SNI मैकेनिज्म। आफ्टर दिस SNNGP मैकेनिज्म। और इसको आप सिर्फ और सिर्फ NGP मैकेनिज्म या फिर NGP भी बोलते हो, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। इसके बाद आती है SN2 डैश मैकेनिज्म। तो ये बेसिकली 5 टाइप हैं जिनमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को क्लासिफाई किया गया है। और ये कैसे आए हैं? ये आए हैं टाइम के बेसिस पे, कि कब आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और कब आपका लीविंग ग्रुप छोड़ के जाता है, इस बेसिस पे। ठीक है? तो इसमें सबसे पहला टाइप जो है हमारा, उसको सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग, जो है SN2 मैकेनिज्म। क्या है ये SN2 मैकेनिज्म? देखिए जरा। अब जैसे आप एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़े थे E1 E2, उन सब में जो 1 और 2 क्या रिप्रेजेंट करते थे? जरा सोच के बताओ फटाफट से। मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ Molecularity. रिएक्शन। बिल्कुल, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते थे। ऐसे ही अगर SN के ऊपर 2 लिखा हुआ है तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा? Molecularity और order को. मॉलिक्यूल बिल्कुल, मॉलिक्यूलैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी कितनी रहेगी? 2 रहेगी। इसीलिए मैं इसको क्या बोलूंगा? बाई मॉलिक्यूलर
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है भाई, यानी कि कहने का यस। मतलब कि ऐसी रिएक्शन है जिसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 2 है। बोलो। और ये कैसी रिएक्शन है? ये भी एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? सिंगल स्टेप रिएक्शन है। सिंगल स्टेप रिएक्शन को ही हम लोग क्या बोले थे, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग कंसर्टेड मैकेनिज्म भी बोलते हैं। अब जरा केमिकल काइनेटिक्स के दिन याद करो, अगर कोई रिएक्शन एक स्टेप में हो रही होती है, यानी सिंगल स्टेप रिएक्शन हो या फिर एलिमेंट्री रिएक्शन हो, तो उस रिएक्शन के केस में मॉलिक्यूलरिटी किसके बराबर होती है, जरा बताना। मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर के बराबर होती है कि नहीं? यस यस सर। सर। तो ये SN2 मैकेनिज्म जो है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर दोनों ही क्या रहेंगे? क्या रहेंगे भाई? 2 2। रहेंगे। ठीक है। अब जब ये एक सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो रही है, तो आप खुद सोच के बताओ, क्या इस रिएक्शन के बीच में कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्म होगा? नहीं। नो सर। नहीं होगा ना। तो इसमें कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता है। कोई भी जब इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता है, तो आप इसको कैसी मैकेनिज्म सोच पा रहे हैं? पता है ये बेसिकली कैसी मैकेनिज्म है? हमने जो जनरल रिप्रेजेंटेशन लिखी है, ये इस तरह की मैकेनिज्म है कि एक तरफ से न्यूक्लियोफाइल आएगा और दूसरी तरफ से साइमल्टेनियसली लिविंग ग्रुप निकलेगा। ना तो कोई लैग होगा, ना ही कोई लीड होगी। कहने का मतलब कि इन दोनों का परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन होगा, कि इधर से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और इधर से क्या हो रहा है, लिविंग ग्रुप छोड़ के जा रहा है। समझ पा रहे हो कि नहीं? बोलो। यस सर। यस। तो अगर इस तरह की कोई कहानी आपको देखने को मिल रही है, तो ये किस तरह के कंपाउंड्स, यानी किस तरह के न्यूक्लियोफाइल्स आपको चाहिए होंगे? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स ही इस तरह का इफेक्ट शो कर सकते हैं कि साथ साथ लिविंग ग्रुप को निकाल सकें। तो आप यूज करते हैं SN2 मैकेनिज्म कराने के लिए किसका? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स का। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स को पहचानना बहुत आसान है। क्या है? कि ऐसे सारे न्यूक्लियोफाइल्स जिनके ऊपर क्या प्रेजेंट हो, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो, वो सब किसकी तरह बिहेव करते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। जैसे OH-, R-, OR-, SH-, CN-, RCOO-, एक्सेट्रा। समझे कि नहीं समझे? बोलिए। बोलो बेटा। ठीक है ना? अब यस देखो, सर। इसको और थोड़ा सा समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रही है मेरे से। कि क्या चाहिए मुझे? एक न्यूक्लियोफाइल चाहिए, और साथ में क्या चाहिए? एक ऐसा सबस्ट्रेट चाहिए जिससे जुड़ा हुआ हो कौन? लिविंग ग्रुप। अगर मैं इन दोनों की रिएक्शन कराता हूं, तो मुझे क्या मिलेगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिलेगी। और वो सेकंड ऑर्डर की कब होगी? वो तब होगी जब ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करे और लिविंग ग्रुप साइमल्टेनियसली छोड़ के चला जाए। समझे कि नहीं समझे? तो इसको यस समझने सर। के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। किस चीज का, जरा देखना। OH- का। ठीक है। OH- का एग्जाम्पल लेते हैं। और जो सबस्ट्रेट है उसको ले लेते हैं RX, यानी कि एल्काइल हैलाइड। तो ये जो मेरा OH- है, ये किसकी तरह बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। और RX किसकी तरह बिहेव करेगा बेटा? सबस्ट्रेट की तरह बिहेव करेगा। एक्स क्या है यहाँ पे, जरा खुद सोच के बताओ। हेलोजन है कि नहीं?
अब अगर ये यस सर। बताओ, ये जो कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये हेलोजन है, तो इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस रहेगा। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस रहेगा तो इस पे डेल्टा नेगेटिव और इस पे डेल्टा पॉजिटिव आने वाला है कि नहीं आने वाला है। Yes, sir. और आप देख रहे हो कि आपके पास कौन प्रेजेंट है, ओ एच माइनस प्रेजेंट है, दैट बिहेव्स एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो वो क्या कर सकता है, जैसे ही वो पॉजिटिव सेंटर देखेगा इस पे जाके अटैक कर देगा। बोलिए। ओ एच माइनस के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, जैसे ही उसको पॉजिटिव सेंटर दिखेगा क्या वो अटैक कर देगा। यस सर, अटैक करेगा। करेगा ना। देखो हम वही कराते हैं, अटैक करा देते हैं। इस ओ एच माइनस ने अटैक कर दिया। अब मुझे ये मैकेनिज्म SN2 टाइप का बनाना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइमल्टेनियसली जैसे ओ एच माइनस का अटैक होगा वैसे ही सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स लेके एक्स क्या होगा, एज अ लीविंग ग्रुप निकल जाएगा। यही होने वाला है कि नहीं, बताइए। Yes, sir. ठीक। तो देखना, अगर आप इसमें ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि OH माइनस जो है, OH माइनस जो है वो जाकर अटैच हो रहा है किसके साथ, R के साथ, और साइमल्टेनियसली R से कौन जा रहा है, X निकल के जा रहा है। बोलो। यस सर। X पे डेल्टा नेगेटिव बढ़ रहा होगा, ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव घट रहा होगा, R पे डेल्टा पॉजिटिव होगा, और यही आपकी क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी भाई, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट। और फाइनल स्टेप में आपको क्या देखने को मिलेगा कि R से कौन जुड़ गया है, OH, और निकल कौन गया है, X, क्या लेके, इलेक्ट्रॉन लेके। इस बात में कोई दिक्कत। नो सर। No, sir. ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, ये कैसा स्टेप है, ये एक परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड स्टेप है, यानी कि लीविंग ग्रुप का निकलना, यानी कि लीविंग ग्रुप का निकलना और न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना कैसा होगा, एक ही वक्त पे होगा। ठीक है। तो ये जो स्टेप है ये एक परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड स्टेप है। जब ये परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड स्टेप है तो हम क्या कह सकते हैं इसको, कि एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड साथ में रिमूवल ऑफ लीविंग ग्रुप। कैसे होंगे भाई, एक साथ होंगे ना, दे बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। बोलो। ठीक है ना। यस सर। अब यस सर। ये जो रिएक्शन थी, ये कैसी रिएक्शन थी, सिंगल स्टेप रिएक्शन थी कि नहीं थी, कैसी रिएक्शन थी, सिंगल स्टेप रिएक्शन थी। अब जब ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन थी तो यही एक इकलौता स्टेप था, और यही स्टेप कैसा स्टेप होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। यस सर। Yes, sir. और जब ये आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो आपसे अगर ये बोला जाए कि भैया डिफाइन करिए इस रिएक्शन की क्या, रेट लॉ के एक्सप्रेशन को डिफाइन करिए, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करोगे बताओ। आप यही तो लिखोगे, रेट इज इक्वल टू के टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, और दोनों की ही पावर क्या रहेंगी, 1 और 1 रहेंगी, क्योंकि यहाँ क्या था, ये भी एक ये भी एक। ठीक है ना। यस सर। तो जब आप इतनी बात लिखते हो तो आप यहाँ पर क्या क्या चीजें और भी लिखते हो जरा बताओ साथ साथ, कि आप यहाँ पर ये भी डिफाइन कर देते हो कि इस रिएक्शन के ऑर्डर कितना है, 2 है, क्योंकि इन दोनों का सम 1 + 1 क्या निकल कर आएगा, 2। और इस रिएक्शन के अंदर कितने स्पीसीज विद प्रॉपर ओरिएंटेशन कोलाइड कर रहे हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक है कि दो,
दो। दो है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? टू। टू होगी इसकी मॉलिक्यूलरिटी। तो इसकी ऑर्डर भी टू है और मॉलिक्यूलरिटी भी टू है, जो हम लोगों ने सबसे पहले लिखी हुई थी। ऑर्डर टू और साथ में मॉलिक्यूलरिटी टू। अब इस रिएक्शन में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं। जैसे कि मैंने आपको क्या बोला कि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, एक वीक न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है। सेम टाइप की रिएक्शन आप देखते थे कहां पर? क्लास 10th के अंदर जब आप पढ़ते थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होता था? एक हाईली रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को कंपाउंड में बेटा क्या कर देता था? डिस्प्लेस कर देता था। याद आ रहा है पुराने दिन? यस सर। तो यहां भी क्या हो रहा है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एक वीक न्यूक्लियोफाइल को क्या कर दे रहा है? डिस्प्लेस कर दे रहा है। अब आपको ये बात समझनी होगी कि ये जो बॉन्ड था आरएक्स के बीच में, जो पहले न्यूक्लियोफाइल के साथ बनना था वीक न्यूक्लियोफाइल के साथ, वो कैसा बॉन्ड था? वीक बॉन्ड था। और जो फाइनली जो बॉन्ड बनना है आरओएच वाला, वो कैसा बॉन्ड है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? स्ट्रॉन्ग। वीक न्यूक्लियोफाइल के साथ वीक बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि भैया ये बताइए कि ये रिएक्शन कैसी होगी, तो आप क्या बताएंगे कि एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। क्यों? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है। पोटेंशियल एनर्जी, देखो सीधी सीधी बात यह है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ये हम पढ़ते हैं। तो अगर ये बॉन्ड वीक है, कौन सा वाला बॉन्ड? अगर मेरा ये वाला बॉन्ड वीक है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसी रही होगी? यानी इसकी स्टेबिलिटी कम है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा रही होगी, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम रही होगी इस रिएक्शन में। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो अगर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कैसी निकल कर आए, कम निकल कर आए एज कंपेयर टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, तो ऐसी रिएक्शन किस तरह की रिएक्शन होती है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर आपसे बोला जाए कि भैया इसकी एनर्जी प्रोफाइल ड्रॉ करना, तो कैसे करोगे? आपसे बोला जाए कि भैया पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ ड्रॉ करो, कीपिंग इन माइंड क्या क्या चीजें कि ये एक कैसी रिएक्शन है? बताओ बेटा, कैसी रिएक्शन है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक सिंगल स्टेप में होने वाली रिएक्शन है, जिसके अंदर कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट आ रही है, और नेचर ऑफ द रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? इसका ग्राफ कुछ इसी तरह से आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। यस सर। ऐसे ही आने वाला है ना? यस सर। तो यहां से आपको क्या पता चला कि ये जो था ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये क्या है मेरा? ये है मेरा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये बेटा क्या है मेरा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट मेरे कौन कौन थे? अगर मैं इसी रिएक्शन की बात करूं तो रिएक्टेंट मेरे क्या है? ओ एच माइनस और आर एक्स है ना? ओ एच माइनस और आर एक्स। और प्रोडक्ट मेरे क्या है? आर ओ एच और एक्स माइनस। बोलो। यस सर। तो रिएक्टेंट मेरे हैं, चाहो तो उनको रिप्रेजेंट कर दो। तो इस रिएक्शन के अंदर ये जो पीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? ट्रांजिशन स्टेट को। ये टोटल एनर्जी कौन सी होती है? कौन सी वाली? ये वाली टोटल एनर्जी, इसको क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। याद आ रहा है? और ये वाली जो एनर्जी होती है कौन सी वाली? पीक से लेके यहाँ तक की जो मॉलिक्यूल को आप देते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेट। एक्टिवेट। चलो ठीक है। इतनी कहानी पढ़ने के बाद कुछ और चीजों को समझते हैं, इसके मैकेनिज्म को और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। किस तरह से? जरा देखिए कि जो मेरे पास आर एक्स था उसी को ही लेता हूं चलो, और ओ एच को ही न्यूक्लियोफाइल लेते हैं।
ये कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ एक X यानी एक लीविंग ग्रुप हो गया, एक और हाइड्रोजन है, यानी मेरा ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बेटा क्या होगा कि एक आउटसाइड दी प्लेन, एक इनसाइड दी प्लेन, और दो बॉन्ड कैसे रहेंगे? प्लेन के अंदर। ठीक है ना? यस सर। तो अब OH माइनस जो है आपका क्या करेगा, जरा देखो। OH माइनस आएगा, किस तरह से इंटरेक्ट करेगा, SN2 मैकेनिज्म किस तरह से होती है, उसका मैकेनिज्म किस तरह से है, वो जरा वो समझने की कोशिश करो। होगा क्या, आप यहाँ पर देख रहे हो, ये जो लीविंग ग्रुप सी एक्स से, मतलब सी और एक्स के बीच में जो बॉन्ड बनना है, ये कैसा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड है। देख के बताओ, सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर, सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड के 180 डिग्री पीछे कौन होगा? सिग्मा स्टार होगा। कौन होगा बेटा? सिग्मा सिग्मा स्टार। स्टार होगा। और वो सिग्मा स्टार कैसा रहेगा? खाली रहेगा। तो ये कैसा है? ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, वो भी सिग्मा टाइप का। और कैसा है? वेकेंट है। अगर इसके अंदर आप खुद ही सोचो, अगर इलेक्ट्रॉन आने स्टार्ट हो जाते तो ये वाला बॉन्ड क्या कभी भी सस्टेन कर पाता है? तो इसका बॉन्ड ऑर्डर घटना स्टार्ट हो जाता, तो एक्स निकलना स्टार्ट हो जाता। समझ रहे हो? यस सर। चलो ठीक है। तो मैंने क्या बोला? मैं भाई ये बोला कि मेरे पास कौन प्रेजेंट है? एक वेकेंट सिग्मा स्टार प्रेजेंट है, और इसी को ही अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ये कैसा है? अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है कि नहीं? यस सर, अनऑक्यूपाइड। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूमो बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है जरा देखो। इसका मतलब होता है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब भैया ये लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, कोई एक्सप्लेन करेगा? आता है तो हाँ को, नहीं आता है तो मना करो। सिंपल है। बेटा ये वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है आउट ऑफ ऑल दोस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कैसे हैं? वेकेंट है। जब तुम मान लो किसी का भी करते हो, सिग्मा 1s स्टार, 2s स्टार, तो उसमें काफी सारे आगे वाले खाली रह जाते हैं ना, हर किसी में तो इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं। तो देयर आर सो मेनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स विच आर वेकेंट। तो आउट ऑफ ऑल दोस वेकेंट ऑर्बिटल, ये वो वेकेंट ऑर्बिटल है जिसकी एनर्जी कैसी है? सबसे कम है। समझे कि नहीं समझे? सर समझ गए। out of all those molecular orbital which are unoccupied, which are vacant, this is one of those molecular orbital which has the lowest energy, and that's why it is says, we say it as LUMO, which means as lowest unoccupied molecular orbital. ठीक है? बोलो। यस सर। अब ये जो OH है, यहां भी तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बैठे होंगे। और वो कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बैठे हुए हैं? वो ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बैठे हुए हैं। और उसको क्या बोलेंगे? हायर ऑक्यूपाइड। जैसे ये खाली में सबसे कैसा है? लोएस्ट एनर्जी वाला। और इसमें हम बात करेंगे जो फिल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, उनमें सबसे ज्यादा एनर्जी जिसकी है उसको हम पकड़ रहे हैं, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको पकड़ा। शॉर्ट में इसको बोलते हैं हम लोग होमो, इसको बोलते हैं ल्यूमो। तो अब पता है क्या होता है? अब आपको ये याद रखना है कि सिग्मा के 180 डिग्री पीछे सिग्मा स्टार होता है। सिग्मा स्टार क्या है? वेकेंट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। और ये OH माइनस क्या है? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो मालूम है क्या होता है? होगा ये कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, कौन से वाले? ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, ये किस में दे देगा? अपने इस अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दे देगा। कौन? OH माइनस। भाई समझे कि नहीं समझे? OH यस सर। माइनस के अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसके अंदर हाईएस्ट एनर्जी थी, सारे वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे, उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स सामने वाले CH3X में उसको दे दिए
जिसके पास वेकेंट में सबसे कम एनर्जी थी। समझ पा रहे हो? तो इस इंटरेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? इस इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं पता है? इस इंटरेक्शन को बोलते हैं होमो ल्यूमो इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं भाई इसको? होमो ल्यूमो इंटरेक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब जरा खुद सोच के बताओ। अभी तो मैं यही बात कर रहा था कि अगर सिग्मा स्टार के अंदर इलेक्ट्रॉन आने स्टार्ट हो गए तो क्या एक्स वाला जो बॉन्ड ऑर्डर है वो घटना स्टार्ट हो जाएगा और ये एक्स यहां से निकलना स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं? यस सर। निकलना स्टार्ट हो जाएगा ना। तो देखो होता क्या है, ये यहां से लीव करना स्टार्ट कर देगा। तो अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि चलो इस कार्बन को पकड़ लेते हैं हम लोग। तो इस कार्बन के रिस्पेक्ट में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो OH है इससे क्या हो रहा है, आकर अटैच हो रहा है ना? बोलो। और साइमल्टेनियसली आपको देखने को मिलेगा, साइमल्टेनियसली क्या देखने को मिलेगा कि ये जो X माइनस है ये इसको छोड़कर जा रहा है। बोलो। तो इस पे भी डेल्टा नेगेटिव, इस पे भी डेल्टा नेगेटिव, ट्रांजिशन स्टेट ऐसे ही तो बनाते थे हम लोग। यस सर। बताइए। अब जब ये OH इधर से आएगा, जब ये OH इधर से आएगा और सिग्मा स्टार में अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा, इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, तो क्या ये जो 3 हाइड्रोजन है इनको भी पुश करेगा कि नहीं करेगा? तो यानी ट्रांजिशन स्टेट में आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ इस तरह की ट्रांजिशन स्टेट बनेगी कि मतलब आप सिंपल भाषा में ये समझो, इस कार्बन से जुड़े हुए ट्रांजिशन स्टेट में कितने एटम्स होंगे? 5 होंगे कि नहीं होंगे? 5 कौन से वाले? 1 2 3, एक एक्स भी निकल रहा है और OH माइनस जुड़ रहा है उसी वक्त। बोल, सोच के बताओ। इसमें कोई डाउट है किसी को कि ये जो मेरा कार्बन है, ये जो मेरा कार्बन है, अगर मैं उसको ट्रांजिशन स्टेट में पकड़ने की कोशिश करूंगा तो मुझे ऐसा देखने को मिलेगा कि यहाँ पर 5 एटम्स हैं जो इन्वॉल्व हैं। यस सर। बोलिए। देखने को मिलेगा। अब खुद केमिकल बॉन्डिंग के दिन याद करो कि 5 एटम्स अपने आप को स्पेस में किस तरह से ओरिएंट करें कि उनके बीच में लगने वाला रिपल्शन कैसा हो, मिनिमम हो। तो वो ट्राइगोनल प्लेनर ही ज्योमेट्री रहेगी कि नहीं? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, सॉरी, ट्राइगोनल प्लेनर 3 में हो जाएगी। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री रहेगी। यस सर। तो कुछ इसी तरह से ही आपको देखने को मिलेगा। कैसे? कि जो आउटसाइड दी प्लेन हाइड्रोजन था वो अभी भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन सिंस 5 एटम्स इन्वॉल्व हुए हैं तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट है इसकी ज्योमेट्री के बारे में अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ, तो वो कैसी निकल कर आएगी? कैसी निकल कर आएगी बोलो? ट्राइगोनल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री निकल कर आएगी। तो ट्रांजिशन स्टेट की ज्योमेट्री इन द केस ऑफ SN2 क्या निकल कर आती है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल निकल कर आती है। और फाइनली अगर आप देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? फाइनली आप देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये जो OH है ये इससे अटैच हो गया होगा और X लीव कर गया होगा। यही तो देखने को मिलेगा कि नहीं? यस सर। तो जब ये X लीव कर जाएगा तो तब नंबर ऑफ एटम्स कितने बचेंगे इस कार्बन पे? 4। यस सर। कितने बचेंगे? तो 4 एटम्स अपने आप को किस तरह से ओरिएंट करें कि उनके बीच में लगने वाला रिपल्शन मिनिमम हो? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ही है ना। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की खासियत क्या रहती है कि इसके दो बॉन्ड कैसे रहते हैं, एक प्लेन में, एक आउटसाइड दी प्लेन और एक इनसाइड दी प्लेन। बोलो। यस सर। यस सर। तो आपने यहां पर ये देखा, आपने यहां पर क्या देखा कि एक्स के 180 डिग्री पीछे से आकर कौन अटैक करता है? OH माइनस। तो जिस डायरेक्शन में एक्स लगा हुआ था उसके 180 डिग्री पीछे डायरेक्शन में अब कौन लगेगा? OH। समझे कि नहीं समझे?
और जो हाइड्रोजन आपका आउटसाइड दी प्लेन था, जो हाइड्रोजन इनसाइड दी प्लेन था, वो कैसे रहेंगे? अभी भी आउटसाइड दी प्लेन और इनसाइड दी प्लेन रहेंगे, बट उनकी ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी? कैसी हो जाएगी भाई? टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री इन्वर्ट होती हुई दिख रही है कि नहीं दिख रही है? टेट्राहेड्रल तो पहले भी थी, यहाँ भी टेट्राहेड्रल है, यहाँ भी टेट्राहेड्रल है, लेकिन आपको इस तरह से दिखेगा कि ये हाइड्रो मतलब विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्स ये इस तरफ थे, ये हाइड्रोजन इधर, ये हाइड्रोजन इधर, ये हाइड्रोजन इधर। लेकिन जब आप इस ओ OH के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये इस तरह हो गए कि नहीं हो गए? तो यानी मैं क्या ये कह सकता हूँ कि जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है तो उसके अंदर क्या होती है? इन्वर्जन ऑफ इन्वर्जन ज्योमेट्री तो। होती है कि नहीं? यस सर। हाँ। लिखो इस बात को भी। इन्वर्जन आप बताने की जरूरत तो नहीं है कि जो अम्ब्रेला इन्वर्जन आपको 50 बार बताया गया होगा, ये वही इन्वर्जन है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? या एक बार और बनाना है? ये वाला अम्ब्रेला याद आ रहा है? ये अम्ब्रेला होता था, बहुत तेज हवा चलती थी, बहुत तेज हवा चलने से ये कैसा हो जाता था? उल्टा हो जाता था। और इसी को ही आप क्या बोलते थे? अम्ब्रेला इन्वर्जन। तो जरा इसको देखो, यहाँ भी कुछ इसी तरह से ही हुआ है ना, विद रिस्पेक्ट टू दिस। सारे ग्रुप पहले इधर थे, अब कहाँ चले गए? उधर चले गए, लेकिन जो बाहर था वो बाहर है, जो अंदर था वो अंदर है, और जो प्लेन में था वो प्लेन में है। और ये बात बिल्कुल कंफर्म है कि जहां लीविंग ग्रुप लगा होगा उसके 180 डिग्री पीछे से ही कौन आएगा? न्यूक्लियोफाइल आएगा। और न्यूक्लियोफाइल आ किस तरह से रहा है, किस इंटरेक्शन से आ रहा है, ये एडवांस में पूछा हुआ है। एक ऑप्शन था, पूछा गया था न्यूक्लियोफिलिक सेकंड ऑर्डर सब्स्टिट्यूशन में कौन सा इंटरेक्शन होता है, तो आप क्या टिक लगा कर आओगे? कौन सा इंटरेक्शन है? होमो ल्यूमो इंटरेक्शन है। होमो का मतलब क्या है? होमो का मतलब है ऐसे वेकेंट, ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो फिल्ड हैं, उनमें वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी सबसे ज्यादा एनर्जी है। और वेकेंट ऐसे, और लूमो का मतलब वो है कि ऐसे अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसमें मतलब होंगे तो बहुत सारे, लेकिन वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी कैसी है? सबसे कम है। इसको बोलते हैं होमोल्यूमो इंटरेक्शन। तो आपने, अगर मैं समराइज करूं ये दोनों बातों को, तो क्या समझा? आपने ये समझा कि SN2 मैकेनिज्म के अंदर न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? क्या करता है भाई? न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कहाँ से? 180 डिग्री बैक। पीछे से करेगा कि नहीं? हाँ। यस सर। न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम 180 डिग्री बिहाइंड। अब आपसे कोई अगर ये रीजन पूछता है कि भैया 180 डिग्री पीछे से ही क्यों करता है, तो आप उसको क्या रीजन का स्टेटमेंट दोगे? कि उसका सिग्मा स्टार उसके 180 डिग्री पीछे होता है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है? न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम 180 डिग्री बिहाइंड लीविंग ग्रुप। सेकंड देखो, क्या इन्वर्जन ऑफ ज्योमेट्री हो रहा है? यस सर। तो लिख लो इन्वर्जन ऑफ ग्रुप्स ऑन कार्बन एटम टेक्स प्लेस। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी किसकी? न्यूक्लियोफिलिक्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ सेकंड ऑर्डर, और मॉलिक्यूलरिटी जिसकी क्या रहती है? 2 रहती है। नोट्स बनाते चलना। सर एक बार थोड़ा सा ऊपर करेंगे। हम्म। और ऊपर की यहीं तक? सर यहीं था। सर हो गया।
अब जैसे कि एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़े थे कि एलिमिनेशन इवन क्या होती है, कैसे होती है, उसके बाद क्या पढ़ते थे हम लोग, वो फैक्टर्स पढ़ते थे जिनसे इवन रिएक्शन E2 रिएक्शन इफेक्ट होती थी। सिमिलर पैटर्न पे हम वो फैक्टर्स देखेंगे यहाँ पर जो इफेक्ट करेंगे किसको, रेट ऑफ SN2 मैकेनिज्म। ठीक है। इसमें सबसे पहला लिखिए नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। भैया जब सबस्ट्रेट पे ही अटैक होना है तो सबस्ट्रेट कैसा ले रहे हैं आप, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। क्यों, क्या लगता है? यस सर। तो देखो जरा किस तरह से। फिर से मैं एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन लेता हूं, एक आउटसाइड दी प्लेन एक इनसाइड दी प्लेन, और सबसे लगा देता हूं हाइड्रोजन। ठीक है। और यहाँ भी मैं क्या लेता हूँ, एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन लेता हूँ जिसमें एक आउटसाइड दी प्लेन रहेगा और दूसरा इनसाइड दी प्लेन। लेकिन इनसे जो जुड़े हुए हैं, अब हाइड्रोजन ना जोड़ के कौन जुड़े हुए हैं, मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। अब सिंपल सा सवाल आपसे ही है, आप खुद सोच के बताओ, आप खुद सोचो और आंसर करो कि किस पर्टिकुलर केस में, कि किस पर्टिकुलर केस में जो न्यूक्लियोफाइल है आपका वो आएगा और आसानी से पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे क्या करेगा, अटैक करेगा। खुद सोचो द फर्स्ट केस में। क्या रीजन रहा होगा उसका। द स्टेरिक एंड कॉमन। बिल्कुल सीधी सही बात है, हाइड्रोजन हम अज्यूम करते हैं कि कोई स्टेरिक इंटरेक्शन नहीं लगाता है, लेकिन जब आप इधर देख रहे हो तो यहाँ तो बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं। ये भी स्टेरिक एंट्रेंस क्रिएट कर रहा है, ये भी स्टेरिक एंट्रेंस क्रिएट कर रहा है, ये भी स्टेरिक एंट्रेंस क्रिएट कर रहा है। ये सब क्या लगाएंगे, स्टेरिक एंट्रेंस लगाएंगे, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिवली चार्ज सेंटर पे जाकर क्या नहीं कर पाएगा, अटैक नहीं कर पाएगा। ऐसे ही होने वाला है ना। तो अगर न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे जाके अटैक नहीं कर पाया तो लीविंग ग्रुप भी नहीं निकल के जाएगा, और लीविंग ग्रुप नहीं निकला तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी भी नहीं। अरे समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? यस सर। तो क्या आप इस एग्जाम्पल से ये कह सकते हैं कि अगर आप इंक्रीज करते हैं किसको, स्टेरिक हिंड्रेंस को, किसके ऊपर, हेलोजन से जुड़ा हुआ कंपाउंड कौन सा होता है, मतलब सॉरी कार्बन कौन सा होता है, अल्फा कार्बन। अगर मैं इंक्रीज करूं स्टेरिक हिंड्रेंस को किसके ऊपर, अल्फा कार्बन के ऊपर, तो खुद सोच के बताना कि जो मेरा रेट ऑफ अटैक है किसका, न्यूक्लियोफाइल का, वो क्या होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज करेगा? डिक्रीज। बिल्कुल डिक्रीज करेगा भाई, कि उसके पास जगह ही नहीं है लगा जाके टकराने की। तो अगर रेट ऑफ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल डिक्रीज कर गया तो आपको क्या लगता है कि रेट ऑफ SN2 रिएक्शन जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में निकल रही थी, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा था, SN2 की जो रेट है वो इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी? ऑब्वियस सी बात है कि डिक्रीज करेगी। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? अब इन तीनों बातों को साथ रख के देखिए कि अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ अल्फा कार्बन क्या हो जाए, इंक्रीज कर जाए, यानी यहाँ पर ये अल्फा कार्बन है, यहाँ पर ये अल्फा कार्बन है, तो अगर अल्फा कार्बन पर क्या हुआ, स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज करा, तो रेट ऑफ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, और जिससे अल्टीमेटली रेट ऑफ SN2 रिएक्शन भी क्या कर जाएगी भाई, डिक्रीज। डिक्रीज कर जाएगी। तो इन सारी बातों को सम अप करके क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि जो मेरा रेट ऑफ SN2 रिएक्शन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्टेरिक हिंड्रेंस के, किस पर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अल्फा कार्बन पे बोलो। तो अल्फा कार्बन यस सर। पे स्टेरिक हिंड्रेंस जितना कम होगा उतना SN2 की रेट कैसी रहेगी, ज्यादा रहेगी। समझे कि नहीं समझे? और जितना स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा उतनी रेट ऑफ SN2 कम रहेगी। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जरा देख के बताना कि कर पा रहे हो या नहीं।
क्या है वो? एक दे रखा है आपको मिथाइल हैलाइड, आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताइए, लेफ्ट से राइट जाने पर, क्या पूछा जा रहा है, लेफ्ट से राइट जाने पर अकॉर्डिंग टू दी सबस्ट्रेट, अकॉर्डिंग टू दी सबस्ट्रेट, यानी कि यहाँ क्या सबस्ट्रेट है, मिथाइल हैलाइड, यहाँ क्या सबस्ट्रेट है? देखो ये अल्फा कार्बन होगा ना, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, इस अल्फा कार्बन से जुड़े हुए, ये मतलब ये अल्फा कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक से, तो ये 1 डिग्री, ये आपका 2 डिग्री, ये 3 डिग्री। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में रेट ऑफ SN2 रिएक्शन क्या रहेगी? लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होगी या डिक्रीज करेगी, आपको क्या लगता है? डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा। डिग्री। रीजन? स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि जब आप इस कार्बन को कंसीडर कर रहे हो, कौन से वाले को, इस वाले कार्बन को, यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, उनका हिंड्रेंस तो लोगे नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ हिंड्रेंस कौन लगा रहा होगा? ये CH3। तो यहाँ जो हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा था वो कौन था? यहाँ मेरा एक CH3 था। जब आप 2 डिग्री में गए तो दो CH3 हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे थे, और जब आप 3 डिग्री में गए, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में, तो आपने देखा कि 3 CH3 हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो लेफ्ट से राइट जाने पर बिल्कुल बिना सोचे समझे वाली बात है कि आपको देखने को मिल रहा है कि स्टेरिक हिंड्रेंस आपका क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज कर रहा है। अब जब स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज कर रहा है, तो रेट ऑफ SN2 रिएक्शन क्या होगी? डिक्रीज करेगी कि इंक्रीज करेगी? डिक्रीज। जरा खुद ही देखो। अभी हमने लिखा है ना, रेट ऑफ SN2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। तो स्टेरिक हिंड्रेंस अगर बढ़ रहा है तो रेट ऑफ SN2 रिएक्शन क्या होगी? घटेगी। और इवन थोड़ी देर में, मतलब जब हम बात करेंगे अल्टीमेट एनालिसिस की, तो हम आपको बताएंगे कि 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड तो ऐसा है जो SN2 रिएक्शन देता ही नहीं है। समझे? चलो, इसी बात को प्रिंसिपल बना के जरा इसको बताना। जरा 1 2 3 में, 1 2 3 4 में सबस्ट्रेट को देखकर ये बताओ कि रेट ऑफ SN2 का क्या ऑर्डर रहेगा? कुछ नहीं करना होता है, फटाफट से जाके अल्फा कार्बन आइडेंटिफाई कर लीजिए। अल्फा कार्बन आइडेंटिफाई करने के बाद ये देखिए कि ये जो एल्काइल हैलाइड है, ये कितने डिग्री का एल्काइल हैलाइड है। तो आपको देखने को मिलेगा ये कितने का है। ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो एक, ये भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये भी एक, ये भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये भी एक, ये दो कार्बन से जुड़ा हुआ है दोनों से, तो ये 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, जो फोर्थ वाला है वो रेट ऑफ SN2 कैसी देगा? सबसे कम, क्योंकि वो टू यस सर। डिग्री एल्काइल हैलाइड है। बोलो, है ना? यस सर। तो अगर आप बात करोगे रेट ऑफ SN2 की, अब मैं हिंड्रेंस का ऑर्डर नहीं लिख रहा हूँ, सीधे रेट ऑफ SN2 का लिख रहा हूँ, तो आप ये बात तो अल्टीमेटली बिल्कुल कह सकते हो कि चौथे वाले की सर सबसे कम रहेगी, पहले दूसरे तीसरे में पंगा है, उसको चेक करते हैं। तो चौथे वाले की सबसे कम है। यहाँ जो हिंड्रेंस लगा रहा है, दो हाइड्रोजन है, एक CH3 है, एक ये ग्रुप लगा रहा है। यहाँ दो हाइड्रोजन है, उससे बड़ा ग्रुप हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है। यहाँ क्या है, दो हाइड्रोजन है और उससे भी बड़ा ग्रुप हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है। तो ऑर्डर क्या रहेगा, जरा सोच के बताओ, सबसे ज्यादा किस में? रेट ऑफ SN2 सबसे ज्यादा किसके अंदर निकल कर आएगी? वन। फर्स्ट।
1 के अंदर आएगी। फिर उसके बाद 2। 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4। 3। तो सबसे पहले मतलब रेट ऑफ हिंड्रेंस अगर आपको अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट चेक करने को है कीपिंग द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, तो आपको ये देखना है कि उस पर्टिकुलर एल्काइल हैलाइड की डिग्री क्या है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप ऐसा भी मन में आ सकती है सर इस ग्रुप को बड़ा करते चले जाएं, यहाँ पर दो छोटे छोटे 2 कार्बन वाले हो, मतलब 2 कार्बन से जुड़ाओ, तो 2 डिग्री का हमेशा ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू 1। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, क्या करना है भाई, रेट ऑफ SN2 को कंपेयर करना है नेचर ऑफ सबस्ट्रेट को देखकर। इसी में ही सेकंड आता है स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। अब ये बहुत सिंपल है, अगर आप रिएक्शन अच्छे से समझ गए हो तो जरा देखना, ये आपकी मैकेनिज्म थी कि OH यहाँ पर आता है, ये X निकलता है, ये ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो आप ये सोच के बताओ कि ये जो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, ये जितनी ज्यादा स्टेबल बनेगी, ये रिएक्शन उतनी ही ज्यादा फॉरवर्ड जाएगी कि नहीं जाएगी? यस सर, ये जाएगी। ट्रांजिशन स्टेट जितनी ज्यादा स्टेबल बनेगी, ये रिएक्शन उतनी ही ज्यादा फॉरवर्ड जाएगी। जितनी ज्यादा फॉरवर्ड जाएगी, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो मेरा SN2 का रेट है वो भी तो इस पे डिटरमाइन करेगा। किस तरह से कि जितनी ज्यादा मेरी स्टेबिलिटी रहेगी मेरी ट्रांजिशन स्टेट की, उतना ही ज्यादा मेरा रेट ऑफ SN2 रहेगा। बोलो। यस सर। तो स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट की अगर बात करी जाए, जिसको TS से रिप्रेजेंट कर रहे थे हम लोग, अगर वो इंक्रीज करती है तो उसका सीधा सीधा मतलब होता है कि रेट ऑफ SN2 रिएक्शन भी बेटा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब जरा कुछ एग्जाम्पल्स की तो मदद से समझते हैं कि क्या चीजें हो रही हैं। और एक तरफ आपको दे रखा है ये, इन दोनों में आपसे कंपेयर करने को बोला जाए कि भैया बताइए एज पर दी ट्रांजिशन स्टेट रेट ऑफ SN2 क्या रहेगा, तो आप कैसे कंपेयर करेंगे कि किसका ज्यादा है? तो बहुत सिंपल सा काम है, आपको क्या करना है कि इसकी ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉ करो। तो ट्रांजिशन स्टेट की ज्योमेट्री आपके दिमाग में उस वक्त बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए कि कैसी होती थी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अरे याद आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। तो आप क्या देखोगे, इस कार्बन से क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हो रहा है, और क्या हो रहा है, लीविंग ग्रुप छोड़ के जा रहा है, इस पे डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा नेगेटिव, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री के लिए इस तरह की मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री रहेगी, जिसके एक तरफ क्या रखा हुआ है, CH3CH2 रखा हुआ है, इस कार्बन के रिस्पेक्ट में बना रहा हूं मैं। तो दो तरफ क्या होंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन की नहीं। तो मेरी ट्रांजिशन स्टेट कुछ इसी तरह से दिखाई देगी, बोलो। बेटा यस जी सर। बताइए। ठीक, अब इसकी ट्रांजिशन स्टेट कैसे दिखाई देगी, सेम कहानी देखो जरा, कि ये भी मैं किसके रिस्पेक्ट में बनाऊंगा, इस वाले कार्बन के रिस्पेक्ट में बनाऊंगा, कि ये कार्बन इससे एक क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आकर अटैच हो रहा होगा, हेलोजन इसको छोड़कर जा रहा होगा, और इसकी भी ज्योमेट्री कैसी रहेगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH, इसके रिस्पेक्ट में बनाना है तो इसको बड़ा कर दे, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। भाई कुछ इसी तरह से दिखाई देगी कि नहीं, इस पे डेल्टा यस सर। नेगेटिव, इस पे डेल्टा नेगेटिव। और एक चीज और होगी, जब आप इसको 3 डायमेंशन में देखोगे तो इसके ऊपर क्या होगा,
यहाँ प्रेजेंट होगा कौन, पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड। अरे ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होगा कि नहीं होगा, बोलिए। यस सर। अब जो कार्बन, जरा इसको देखो, यहीं के यहीं देखो, यहाँ क्या देखने को मिला था आपको कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किसके अंदर जाते हैं, सिग्मा स्टार के अंदर जाते हैं, और ये जो सिग्मा वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये क्या हो रहा होता है, ब्रेक हो रहा होता है। भाई यही है ना कि ये जो होमो वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके ल्यूमो के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, यानी इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और ये ब्रेक हो जा रहा है। तो जरा सेम कहानी यहाँ पर देखना, यहाँ कैसे रिप्रेजेंट करोगे इसको। ये क्या है, बताना जरा, ये क्या है, ये है, ये क्या है भाई, ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्या है ये, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है कि OH माइनस में इलेक्ट्रॉन्स आ जा रहे हैं ट्रांजिशन स्टेट में, यहां से निकल जा रहे हैं, तो ना तो कंप्लीटली फिल्ड दो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है ना ही इसके अंदर है। क्लियर है कि नहीं। यस सर। देखो, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, मैं जो बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना, क्या दो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर हैं, यानी ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है क्या कंप्लीटली फिल्ड है, नहीं है ना। नो सर। न्यूक्लियोफाइल आ ही तो रहा है, अभी कंप्लीटली आ तो नहीं गया है ट्रांजिशन स्टेट में, क्या कंप्लीटली आ चुका है, नहीं आ चुका है। तो ये भी अनफिल्ड है, ये भी अनफिल्ड है, बगल में कौन बैठा हुआ है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बैठा हुआ है। तो पता है क्या होता है, होगा ये कि ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ क्या करना स्टार्ट कर देंगे, इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। क्या करना स्टार्ट कर देंगे भाई, इंटरेक्ट करना इंटर। स्टार्ट कर देंगे। जब ये पाई इलेक्ट्रॉन के साथ, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ इंटरेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, तो आप खुद सोचो क्या होगा इनके बीच में, ये इंटरेक्शन कैसा होगा, अट्रैक्शन टाइप का इंटरेक्शन होगा ना भाई। यस सर। इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, तो अगर अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और अगर एनर्जी रिलीज होगी तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज। इंक्रीज कर जाएगी ना। हाँ, तो हम ये कहते हैं कि इस ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज कर दिया किसने, पाई इलेक्ट्रॉन ने। तो इसको बोला जाता है पाई बॉन्ड स्टेबलाइजेशन। तो आपकी फर्स्ट और सेकंड में कौन सी ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज हो रही है पाई बॉन्ड के द्वारा, सेकंड सेकेंड वाली। वन। यहां तो कोई नहीं था इसको स्टेबलाइज करने के लिए, लेकिन यहाँ थे पाई इलेक्ट्रॉन इसको स्टेबलाइज करने के लिए। तो अगर सेकंड वाली ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज कर दिया गया है, तो फर्स्ट और सेकंड सबस्ट्रेट में आपसे पूछा जाए कि किस में रेट ऑफ SN2 ज्यादा निकल कर आएगा, तो वो कौन सा वाला होगा, फर्स्ट ही सेकंड, सेकेंड। सेकेंड। सेकंड वाला होगा। यानी इसका रेट ऑफ SN2 ज्यादा रहेगा किससे, फर्स्ट वाले से। तो ये तो हो गया ट्रांजिशन स्टेट को ऑर्बिटल डायग्राम से समझ कर इंटरप्रिटेशन निकालने वाली बात। क्या कोई आसान तरीका भी है, तो आसान तरीका ये है कि आप इसको ऐसे अज्यूम करो, कैसे अज्यूम करो, ट्रांजिशन स्टेट आपकी कैसे दिखेगी, जरा ये देखो, कुछ इसी तरह से दिखेगी ना कि CH2 है, डबल बॉन्ड CH है, सिंगल बॉन्ड CH2 है, इससे निकल कर जा रहा है X, जिस पे डेल्टा नेगेटिव है, इस पे डेल्टा पॉजिटिव है। बेटा जी ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये हम इसको ही ट्रांजिशन स्टेट को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि X छोड़ के जा रहा है, इस पे कैसा चार्ज आ रहा है, डेल्टा पॉजिटिव, बोलो। यस सर। अब रिजोनेंस के दिन याद करो कि इसके अंदर कौन सा कॉन्जुगेशन है, क्या सबको पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन दिखाई दे रहा है। यस सर। तो आप क्या बोलेंगे, आप ये बोलेंगे कि ट्रांजिशन स्टेट को ऑल दो कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज नहीं था, लेकिन एक रिजोनेंस टाइप की कंडीशन बन रही थी
रेजोनेंस होता था तो होता क्या था कि ये पाई इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसको जाके स्टेबलाइज करेंगे, कुछ इसी तरह से होता था। यानी पाई इलेक्ट्रॉन इनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो हम जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना रहे हैं तो कुछ इसी तरह की तो चीज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यस सर। है ना। तो आप क्या बोलोगे कि सिंस ये एक ऐसी ट्रांजिशन स्टेट है जिसके अंदर आप देख रहे हैं क्या, पाई पॉजिटिव टाइप का कॉन्जुगेशन देखने को मिल रहा है, और पहले वाले के अंदर कोई भी रेजोनेंस या फिर किसी भी टाइप का कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, तो आप क्या बोलोगे कि सेकंड वाला कैसा है, मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू फर्स्ट वन। लेकिन मैं आपको डिस्क्लेमर पहले ही दे दे रहा हूं, इस तरह से करोगे तो हो सकता है कभी फंस जाओ। तो हमेशा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ही आपको बनाना पड़ेगा, यानी ट्रांजिशन स्टेट के मॉलिक्यूलर डायग्राम, ऑर्बिटल डायग्राम ही आपको क्या करेंगे, परेशानी में से बाहर निकालेंगे। समझ पा रहे हैं। तो सेकंड वाले का रेट ऑफ SN2 ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू फर्स्ट वन। सेम कॉन्सेप्ट को पकड़ो और जरा इधर देख के बताना। इन दोनों में किसका ज्यादा होगा। सेकंड वाले का। कुछ समझ में आ रहा है क्या चल रहा है। CH2CH ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉ करोगे तो यहाँ से ये X निकल कर जा रहा होगा, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। इसके अंदर बनाओगे CH3O CH2, यहाँ से निकल कर जा रहा होगा X। ये हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, ट्रांजिशन स्टेट। तो आपने क्या देखा, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, इस पे डेल्टा नेगेटिव। इस डेल्टा पॉजिटिव को स्टेबलाइज करने के लिए कौन है, ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं, यहाँ पर क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन है। तो आपको सेकंड वाले केस में किस तरह का कॉन्जुगेशन देखने को मिल रहा है, लोन पेयर पॉजिटिव कॉन्जुगेशन देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, Yes, sir. बोलो। और पहले वाले केस में क्या देखने को मिल रहा है, पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन देखने को मिल रहा है। तो पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन और लोन पेयर पॉजिटिव कॉन्जुगेशन में कौन सा कॉन्जुगेशन और कौन सा रेजोनेंस ज्यादा इफेक्टिव होता है। Lone pair positive. बिकॉज लोन पेयर एक एटम के ऊपर है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो लोन पेयर पॉजिटिव कॉन्जुगेशन ज्यादा इफेक्टिव होगा। लोन पेयर पॉजिटिव कॉन्जुगेशन की वजह से अगर आपसे पूछा जाए कि भैया रेट ऑफ SN2 बताइए इसके बीच में, तो आप क्या कहेंगे कि सेकंड वाले सबस्ट्रेट का रेट ऑफ SN2 ज्यादा होगा। हमेशा याद रखना, कीपिंग दी अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ ये बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, कि सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट पे कैसे डिपेंड कर रहा है, कि अगर मैं सबस्ट्रेट को चेंज करूं तो क्या हो। चेंज तो मैं किसी को और को भी कर सकता हूँ ना। तो मैं वहां पर बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट रख रहा हूँ और सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट को चेंज कर रहा हूँ। इन दोनों में देख के बताओ जरा, कभी भी फंसो तो फटाफट से ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉ करो, किसका होगा। Second वाले में. इसकी ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉ करोगे तो क्या दिखेगी, CH3CH2X, यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव। और जब इसकी करोगे तो क्या दिखेगी, CH2X डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, इससे जुड़ा हुआ कौन, बेंजीन रिंग। अब ये जो बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या वो इसको स्टेबलाइज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। किस तरह से, क्योंकि इसके अंदर कॉन्जुगेशन है, कौन सा वाला, पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। Yes, sir. यस बोलो बेटा, पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन दिखाई दे रहा है, जिससे इसकी ओवरऑल स्टेबिलिटी इंक्रीज कर गई। तो रेट ऑफ SN2 की अगर बात करी जाए, किसकी बात करी जाए, रेट ऑफ SN2 की बात करी जाए, तो फर्स्ट और सेकंड में किसका ज्यादा होगा, सेकंड वाले का। समझे। अब देखो, अब मैं आपको वो एग्जाम्पल कराता हूँ जिसमें इसकी लिमिटेशन आपको थोड़ी समझ में आएगी।
इन दोनों में अगर सिर्फ और सिर्फ अगर कंपेयर करने को बोला जाए बेस्ड ऑन द ट्रांजिशन स्टेट, बेस्ड ऑन द सबस्ट्रेट, कि आप रेट ऑफ SN2 कंपेयर करिए, कैसे करें? थोड़ा सोचिए खुद, पहले बताइए क्या होगा। सर सेकंड वाले का ज्यादा होगा क्योंकि सी डबल बॉन्ड का ओवरलैपिंग ज्यादा रहता है, मतलब अ, ज्यादा स्टेबल रहता है। देखो जरा, अगर इसकी ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉ करोगे तो किस तरह से दिखाई देगी कि CH2 है, इससे निकलता हुआ X, इस पर डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, इससे जुड़ी हुई बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसको क्या कर रहे हैं? स्टेबलाइज कर रहे हैं। ठीक है। और जरा इसके अंदर देखना, इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा कि C डबल बॉन्ड O, उससे जुड़ा हुआ CH2, इससे निकलता हुआ X, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव, और ये बेंजीन रिंग कुछ इस तरह से, यही देखने को मिल रहा है। अब अगर तुम एब्सोल्यूट चीजें देखोगे, अगर तुम इस स्ट्रक्चर को देखोगे, तो क्या तुम कभी भी ये कहोगे कि सर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या कभी भी इसको स्टेबलाइज कर सकते हैं, इस पॉजिटिव चार्ज को कर सकते हैं? यानी मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या ये बेंजीन रिंग कभी भी इसके साथ कॉन्जुगेशन में है? नो सर। नहीं है ना, कॉन्जुगेशन में तो नहीं दिख रही। लेकिन अगर आप इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करोगे तो आपको कुछ चीजें देखने को मिलेगी। किस तरह से, जरा देखो कि जो मेरी इधर वाली बेंजीन रिंग है उसको बनाते हैं सबसे पहले। CH2 इधर से, फाइल इधर से X। ठीक है ना, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पर आ गए आपके। ट्रांजिशन स्टेट कुछ इसी तरह से दिखेगी कि नहीं दिखेगी, बताइए। ये कौन है मेरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और अब जो मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं वो क्या है? वो है p ऑर्बिटल। किसका? बेंजीन का। जो बेंजीन के प्लेन से कैसा होगा, ऊपर और नीचे। दैट p ऑर्बिटल विल स्टार्ट टू इंटरेक्ट विद दीज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वो क्या करेगा? इंटरेक्ट करेगा p ऑर्बिटल, और इसकी स्टेबिलिटी को बेटा क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। इसमें कोई डाउट है तो बताइए कि मैंने किस तरह से ये ट्रांजिशन स्टेट का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया है। फिर से मैंने ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री को कंसीडर करते हुए ये चीज ड्रॉ करी है। समझ पा रहे हैं कि नहीं का समझ पा रहे हैं? अगर आप इसको लिटरल सेंस पे देखोगे तो आपको यही दिखेगा कि ये जो ऑक्सीजन के पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है यही इसको स्टेबलाइज कर रहा है, लेकिन ये जो बेंजीन रिंग है इसके p ऑर्बिटल इससे इंटरेक्ट नहीं कर सकते। बोलो। यस सर। ये अब जरा इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाना। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, इससे जुड़ा हुआ कार्बन। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री कुछ इसी तरह से दिखेगी कि न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और एक्स छोड़कर जा रहा है। इस कार्बन से, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है जरा बताओ। sp2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री क्या रहती है? ट्राइगोनल प्लेनर। हम्म तो क्या देखोगे, जरा देखना कि ये जो ज्योमेट्री है वो कैसी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर होगी ना। इन सब में बॉन्ड एंगल कितना है? ये ये कितना है?
120। तो ये मॉलिक्यूलर, आप मॉलिक्यूल आपका कुछ इसी तरह से दिखेगा, ये कोई भी तुक्का फिकेशन में नहीं बना हुआ है। ठीक है। अब क्या देखोगे, अब क्या देखोगे कि अगर मैं बनाऊंगा तो काफी ज्यादा मतलब तुम्हें खराब दिखेगा वो मॉलिक्यूल। लेकिन आप सिर्फ ये देखो, क्या ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये वाला इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? कौन से वाले? इसके साथ। देख के बताओ। यहाँ ये जो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बनना है, इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, क्या वो इसके साथ इंटरेक्ट करेगा? आवाज कहाँ चली जाती है तुम लोग की? करेगा कि नहीं करेगा? यस यस सर, सर। करे। करेगा ना। ये इंटरेक्शन होगा। और पता है साथ में क्या होगा? साथ में ये होगा कि जो आप कह रहे थे कि सर इन दोनों के बीच में तो कॉन्जुगेशन ही नहीं है, तो ये रिजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, मैं भी कह रहा हूँ कि रिजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लेकिन ये रिजोनेंस नहीं है। इसका जो पी ऑर्बिटल है, किसका? ये वाला जो पी ऑर्बिटल है, ये थोड़ा बहुत, मैं नहीं कह रहा पूरा, लेकिन थोड़ा बहुत जरूर इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के साथ क्या कर रहा होगा? इंटरेक्ट कर रहा होगा। तो आप देख रहे हैं सेकंड वाले सिनेरियो में दो ऑर्बिटल्स हैं जो क्या कर रहे हैं? इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो आप खुद सोच के बताओ, दो ऑर्बिटल इंटरेक्ट करेंगे तो स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी कि एक ऑर्बिटल इंटरेक्ट करेगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी? दो वाले में। तो यहाँ स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी। अब आप ये नहीं कह सकते सर जरा इसको भी तो उसी की तरह से करके बता दो, जैसे आप उस वाले पर्टिकुलर केस में कर दे रहे हो कि यहाँ फलाना रेजोनेंस लग रहा है, यहाँ वो रेजोनेंस लग रहा है। तो इसका कोई भी रेजोनेंस का तरीका नहीं है। आपको ये ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करके ही समझ में आएगा कि एग्जैक्टली चीजें किस तरह से हो रही हैं। तो क्वेश्चन आपका ये था कि इन दोनों के केस में रेट ऑफ SN2 किसके अंदर ज्यादा होगा? सिंस सेकंड वाले केस में ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबलाइज हो रही है, तो सेकंड वाले का रेट ऑफ SN2 ज्यादा रहेगा। समझे? बोलो। यस सर। तो ये कहानी थी नेचर ऑफ सबस्ट्रेट की। नेक्स्ट देखते हैं नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। आपने रेट लॉ का एक्सप्रेशन क्या लिखा था, जरा देख के बताना। रेट लॉ का एक्सप्रेशन क्या लिखे थे? रेट इज इक्वल टू k टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट टू द पावर 1। तो क्या आप ये कह सकते हो कि जो आपका रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल के? इस यस रेट सर। लॉ यस। एक्सप्रेशन से कह सकते हैं कि नहीं? तो कह सकते हैं तो कहिए और लिखिए फटाफट से। जो आपका रेट है किसका? SN2 का, वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल के। कंसंट्रेशन की तो बात हो गई। अब नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे भी बात कर लेते हैं कि न्यूक्लियोफाइल का नेचर कैसा होना चाहिए। तो आप खुद सोचो, न्यूक्लियोफाइल की कौन सी प्रॉपर्टी है जो न्यूक्लियोफाइल की कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करती है? क्या वो न्यूक्लियोफिलिसिटी है? यस सर। यस। यस। और न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या होता है? कि न्यूक्लियोफाइल कितनी तेजी से जाके पॉजिटिव चार्ज सेंटर से टकराता है, इसी को ही क्या बोलते हो? न्यूक्लियोफिलिसिटी। The ability of a nucleophile to attach to a positive charge center is known as nucleophilicity। याद आ रहा है?
यस सर। यस। तो आप खुद बताओ, जब न्यूक्लियोफाइल रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जाके एक सबस्ट्रेट से टकरा रहा है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी जिस न्यूक्लियोफाइल की अच्छी होगी वो क्या करेगा? वो अल्फा कार्बन पे ज्यादा अटैक करेगा। करेगा कि नहीं अटैक करेगा, बोलो। यस सर। अल्फा कार्बन पे ज्यादा अटैक करेगा। अगर अल्फा कार्बन पे ज्यादा अटैक होगा तो रिमूवल ऑफ लीविंग ग्रुप क्या होगा, जरा बताना। वो भी ज्यादा होगा। तो ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं कि रेट ऑफ SN2 भी जो होगी मेरी, वो कैसी रहेगी? ज्यादा होगी। न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज करने से अटैक ज्यादा होगा, अटैक ज्यादा होगा तो लीविंग ग्रुप ज्यादा निकलेगा, लीविंग ग्रुप ज्यादा निकलेगा तो SN2 की रेट भी आपकी क्या निकल कर आएगी? ज्यादा निकल कर आएगी। तो आप सारी बातों को कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं कि जो आपकी रेट ऑफ SN2 रिएक्शन है वो कैसी है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल के। ठीक है। यस सर। तो इन दोनों बातों को कंबाइन करके हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं फॉर द केस ऑफ SN2 रिएक्शन की हाई कंसंट्रेशन, क्या भाई? हाई कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, हाई कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल किसको फेवर करेगा? SN2। SN2 रिएक्शन को फेवर करेगा। ठीक है। थर्ड देखो, पहला देखा आपने सबस्ट्रेट, सेकंड देखा आपने नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब थर्ड देखते हैं कि सॉल्वेंट किस तरह से इफेक्ट डालता है, सॉल्वेंट किस तरह से इफेक्ट डालता है हमारी रिएक्शन के ऊपर। नेचर ऑफ सॉल्वेंट अगर मैं चेंज करूं तो क्या फर्क आएगा? तो जरा मेरा ये देखना कि जो मेरे रिएक्टेंट स्पीसीज हैं वो कैसे हैं। RX एक कैसा है? पोलर मॉलिक्यूल है, OH पे एब्सोल्यूट नेगेटिव चार्ज है। तो देखो, ये मेरे जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मैंने लिए हैं ये कैसे हैं? पोलर हैं कि नॉन पोलर हैं? पोलर। पोलर है ना। तो जब ये पोलर हैं तो आपको ये भी पता है, क्या पता है भैया? आप सब लोग जानते हैं ना, अब तक तो सब लोग पढ़ चुके हैं, मैंने ही पढ़ाया है कि एक रूल होता है क्या? लाइक डिसॉल्व लाइक। कि पोलर सॉल्वेंट में ही पोलर सबस्ट्रेट क्या होगा? डिसॉल्व होगा। और किसी भी रिएक्शन में सॉल्वेंट का काम क्या होता है? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को डिसॉल्व कराने का। तो आपके जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स थे वो कैसे थे? पोलर थे। और आपके पास सॉल्वेंट के क्या टाइप थे, मतलब क्या सॉल्वेंट आप ले सकते थे? दो तरह का सॉल्वेंट ले सकते थे, या तो पोलर या तो नॉन पोलर। तो आप खुद सोच के बताओ, क्या आप कभी भी नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते? अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट अगर हम ले लेते तो हमारा जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है इसके अंदर डिसॉल्व ही नहीं होता, और डिसॉल्व नहीं होता तो हमारी रिएक्शन नहीं होती। तो हम कौन सा सॉल्वेंट यूज करेंगे? पोलर सॉल्वेंट यूज पोलर। करेंगे। समझे कि नहीं समझे? यस सर। अब पोलर सॉल्वेंट में भी मेरे पास दो पर्टिकुलर टाइप के पोलर सॉल्वेंट होते हैं। कौन कौन से? पोलर, पोलर। अरे बिल्कुल याद आ रहा है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और दूसरा क्या होता है? एप्रोटिक। पोलर ए एप्रोटिक प्रोटीन। सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यानी कि ऐसे सॉल्वेंट जिनके अंदर से प्रोटॉन यानी कि H+ निकल सकते हैं, यानी कि ऐसे सॉल्वेंट जिनके पास ऐसे हाइड्रोजन प्रेजेंट हो जिनके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव हो, यानी कि ऐसे हाइड्रोजन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हो, ऐसे सॉल्वेंट। तो जरा देखो, H2O के अंदर जो हाइड्रोजन है क्या वो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है? NH3 के अंदर जो हाइड्रोजन है क्या वो एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है? देख के बताओ। ये यस सब सर। किसके एग्जाम्पल होंगे? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जाम्पल होंगे।
पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कौन से, जो आपको क्या ना दे पाए, H+। H+ ना दे पाए। तो इनके एग्जाम्पल क्या क्या पढ़े हम लोग? इसका एग्जाम्पल पढ़े थे हम लोग, एसीटोन पढ़े थे, DMF पढ़े थे, DMSO पढ़े थे, HMPA पढ़े थे। ये सब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जाम्पल हैं। अब जैसे मैथमेटिक्स में प्रूफ करते थे वैसे ही चलते हैं, और बिल्कुल सिमिलर है जैसे मैंने एलिमिनेशन में आपको चीजें पढ़ाई थी। तो मैं सबसे पहले क्या कर लेता हूं कि मुझे नहीं पता कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करना है या पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करना है, लेकिन इतनी एनालिसिस से ये जरूर पता है कि पोलर सॉल्वेंट यूज करना है। तो मैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं बेटा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लेता हूं। अगर मैंने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज किया तो देखो होगा क्या। जो मेरा न्यूक्लियोफाइल है, कौन है जो मेरा न्यूक्लियोफाइल है, जैसे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आपने वाटर ही ले लिया सपोज करो, तो वाटर से जो जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, क्या वो इसको आके अटैच, यानी इसको घेरना स्टार्ट कर देगा, सराउंड करना स्टार्ट कर देगा कि नहीं? बोलो। यस सर। क्योंकि इसके ऊपर क्या यस सर। प्रेजेंट होगा, डेल्टा पॉजिटिव, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव। यानी कि सारे के सारे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर आप ये देख रहे थे कि ऐसे हाइड्रोजन जरूर प्रेजेंट है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हो, और जैसे ही ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होंगे इनके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आएगा, और डेल्टा पॉजिटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से न्यूक्लियोफाइल को आके चारों तरफ से क्या करना स्टार्ट कर देगा, सराउंड करना स्टार्ट कर देगा। इस बात में कोई दिक्कत? नो सर। बोलिए। चलो ठीक, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात। अब आपको क्या समझना है, हम जब केमिकल बॉन्डिंग से पहले एक चैप्टर पढ़े थे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, तो उसमें मैंने आपको एक टर्म बताया था, सॉल्वेशन। याद आ रहा है? सॉल्वेशन का मतलब क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ सराउंडिंग, प्रोसेस ऑफ सराउंडिंग, किसी भी सबस्ट्रेट को आकर कोई अगर आके सराउंड कर देता है तो उसको क्या बोलते थे, सॉल्वेशन। तो यहाँ पर इस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, सॉल्वेशन। और अगर वो पर्टिकुलर काम कौन करे, वाटर करे, तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, हाइड्रेशन। बोलो। यस यस सर। सर। तो इसका न्यूक्लियोफाइल का आप देख रहे हो पहले साइज इतना बड़ा था, और अब क्या देख रहे हो कि वाटर के अटैच होने के बाद इसका ओवरऑल साइज कैसा हो गया है, इंक्रीज कर गया है कि नहीं कर गया है? अब जरा याद करो वही पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के दिन जिसमें हम लोग बात करते थे किसकी, एक होती थी एटॉमिक रेडियाई और एक होती थी हाइड्रेशन रेडियाई। याद आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो भाई। हाइड्रेशन रेडियाई याद आ रहा है? कुछ याद नहीं है तो बस ऐसे ही लिख लो कि ओवरऑल साइज इसका क्या हो गया, इंक्रीज कर। अब आप खुद सोच के बताओ, एक पॉजिटिव चार्ज सेंटर है ये, इस पे एक न्यूक्लियोफाइल है जो छोटू सा न्यूक्लियोफाइल है जिसको जाके इससे अटैच होना है, एक बहुत बड़ा न्यूक्लियोफाइल है जिसको जाकर क्या करना है, इस पे अटैच होना है, यानी इसको जाके इससे टकराना है। तो इन दोनों में से कौन पहले पहुंच जाएगा, कौन पहले पहुंचेगा, कौन फास्ट पहुंचेगा, जो छोटा वाला है वो कि जो बड़ा वाला है छोटा वो? वाला। देखते हैं। छोटा वाला पहले पहुंचेगा ना। तो अगर आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, प्रोसेस ऑफ सराउंडिंग, प्रोसेस ऑफ सॉल्वेशन, प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन की वजह से उसका ओवरऑल साइज इंक्रीज कर जा रहा है, यानी न्यूक्लियोफाइल बड़ा हो जा रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे जाने का उसका रेट कैसा हो गया, घट गया। तो क्या उसने रेट ऑफ SN2 रिएक्शन को बढ़ाया कि घटाया? घटाया। हटाया। घटा दिया ना। तो आप क्या लिखोगे, आप ये लिखो कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इन द केस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या हो जाती है, घट जाती है। और क्यों घट जाती है? क्योंकि सराउंडिंग का प्रोसेस बढ़ जाता है। क्या हो जाता है भाई, सराउंड करना ज्यादा स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से आपकी न्यूक्लियोफिलिसिटी घट जाती है। न्यूक्लियोफिलिसिटी घटने की वजह से रेट ऑफ SN2 रिएक्शन बेटा क्या होगी,
रेट ऑफ SN2 रिएक्शन खुद सोच के बताओ, बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी। घट जाएगी। तो आप पोलर सॉल्वेंट तो यूज करेंगे, लेकिन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज नहीं करेंगे, बल्कि कौन सा सॉल्वेंट यूज करेंगे? पोलर पोलर ए प्रोटीन। ए प्रोटीन। ए प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करेंगे। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करना करके हम क्या यूज करते हैं? पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। तो अभी तक क्या क्या चीजें आपने पढ़ ली हैं? नेचर ऑफ सबस्ट्रेट में सबसे पहला, सबस्ट्रेट जितना ज्यादा बल्कियर होगा उतनी SN2 को घटाएगा, जितनी ज्यादा ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी उतनी ज्यादा SN2 बढ़ेगी। तीसरा, नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल में नेचर, सबसे पहले कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन पकड़ेंगे। नेचर कैसा होना चाहिए? न्यूक्लियोफिलिसिटी जितनी ज्यादा उतना ज्यादा रेट ऑफ SN2। सॉल्वेंट में भी पोलर और नॉन पोलर में पोलर वाले को चूज करेंगे। और पोलर और नॉन पोलर पोलर चूज करने के बाद पोलर प्रोटिक और पोलर ए प्रोटिक में किसको चूज करते हैं? पोलर ए प्रोटिक को चूज करते हैं, ना कि पोलर प्रोटिक को। रीजन क्या है? क्योंकि वो सराउंड करके उसका क्या कर दे रहा है? उसको बल्की बना दे रहा है। बल्की बनाने की वजह से उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बेटा क्या हो जा रही है? डिक्रीज कर जा रही है। समझ रहे हो? यस जिससे सर। ओवरऑल साइज बढ़ने की वजह से न्यूक्लियोफिलिसिटी घट जा रही है, जिसके कारण रेट ऑफ SN2 क्या होता है? घट जाता है। नेक्स्ट देखो, पॉइंट नंबर 4। नेचर ऑफ लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप पे कैसे डिपेंड करेगा? आप खुद सोच के बताओ कि जो आपकी रिएक्शन है वो एक स्टेप की रिएक्शन है, और एक स्टेप की रिएक्शन यानी सिंगल स्टेप रिएक्शन है, जिसमें जो एक्स है वो लीविंग ग्रुप की तरह काम कर रहा है। अगर, और ये एक्स जो है वो निकल रहा है किसके अंदर? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर निकल रहा है। किसके अंदर निकल रहा है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर निकल रहा है। सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और जो एक्स है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर निकल रहा है। तो एक्स जितना जल्दी निकलेगा उतनी ही जल्दी ट्रांजिशन स्टेट आएगी, और उतनी ही जल्दी प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलिए। यस। यस सर। आप क्या बोलेंगे यहाँ पर? कि लिविंग ग्रुप की लिविंग टेंडेंसी जितनी अच्छी होगी, लिविंग ग्रुप की लिविंग टेंडेंसी जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा रेट ऑफ SN2 होगा। बोलो। रेट यस ऑफ सर। SN2 मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? टेंडेंसी ऑफ रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप के। ठीक है। अब किसी भी लिविंग ग्रुप की लिविंग टेंडेंसी हम लोग कैसे चेक करते हैं? कोई तरीका है इसका? मैंने एल्कीन के केस में भी बताया था आपको कैसे कैसे चेक करते हैं बेटा। इसके लिए हम लोग स्टेटमेंट लिखते थे क्या? पुअर दी बेस, पुअर दी बेस, बेटर दी लिविंग ग्रुप। तो जितना खराब बेस होगा उतना ही अच्छा क्या होगा? लिविंग ग्रुप होगा। समझे कि नहीं यस। समझे? समझे तो जरा ये बताना कि अगर आपसे बोला जाए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है? लिविंग ग्रुप की तरह लगे हुए हैं। किसकी तरह लगे हुए हैं? लिविंग ग्रुप की तरह लगे हुए हैं। और जब ये निकलेंगे तो ये न्यूक्लियोफाइल बन के निकलते हैं, यानी इनके ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है? F-, Cl-, Br-, I- आ जाता है कि नहीं? बोलो। यस सर। तो अगर मुझे इनकी बेसिसिटी कंपेयर करनी हो तो मैं कैसे इनकी बेसिसिटी कंपेयर करूंगा? याद आ रहा है कुछ? तो इनका हम लोग क्या बनाते थे? कॉन्जुगेट एसिड बनाते थे ना। तो क्या बनते थे इनके कॉन्जुगेट एसिड? HF, HCl, HBr और HI, यही बनते थे कि नहीं? और एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आता था भाई? बॉन्ड लेंथ की वजह से ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आता था। तो आप ये कहोगे कि बेसिक स्ट्रेंथ का क्या ऑर्डर होगा? कि F-, Cl-, Br-, यही निकल कर आएगा। बोलो। यस सर। यस। तो अगर आपसे ये पूछा जाए
फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में, कीपिंग इन माइंड व्हाट, पुअर द बेस बेटर द लीविंग ग्रुप। तो आपसे ये पूछा जाए फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में किसकी लीविंग टेंडेंसी यानी लीविंग नेचर सबसे अच्छा होगा, तो किसका कहोगे? आयोडीन। आयोडीन। बस। तो इस ये ऑर्डर हो जाएगा आपका किसका, लीविंग टेंडेंसी या फिर लीविंग नेचर का। ठीक है कि नहीं? यस। चलो, तो अगर मैं इन्हीं को ही सेम सबस्ट्रेट के साथ अगर लगा दूं, इन्हीं को ही मैं अगर सेम सबस्ट्रेट के साथ लगा दूं, यानी एक ले लूं आर एफ, एक ले लूं क्या आर सी एल, एक ले लूं क्या आर बी आर, एक ले लूं आर आई, और आपसे पूछूं जरा बताओ बेटा, रेट ऑफ एस एन टू क्या है? रेट ऑफ एस एन टू क्या होगी? लेकिन आपको, जब मैं रेट ऑफ एस एन टू की बात करता हूं, तो आपको एक बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि यहाँ पर मैंने क्या लिया होगा, आर सेम लिया होगा। आर सेम लेने का मतलब समझ रहे हो? आर सेम होगा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट रहा होगा, सारी कंडीशन सेम होंगी, यानी कीपिंग ऑल द फैक्टर्स दैट वी हैव स्टडीड टिल नाउ एज कांस्टेंट। आई वांटेड टू नो कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन अगर सेम आर से लगा दें, यानी सेम अल्काइल ग्रुप से लगा दें, तो रेट ऑफ SN2 क्या होगा? अब इसमें आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि सर इसको अगर पोलर प्रोटिक में लेंगे, दूसरे वाले को पोलर ए प्रोटिक में लेंगे तो क्या होगा, कंसंट्रेशन घटा देंगे कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो क्या होगा, इस पे आर हो सकता है एक बल्की ईयर वाला हो एक नॉन बल्की ईयर वाला हो तो क्या होगा, इसमें हो सकता है सर कुछ अलग ट्रांजिशन स्टेट बन रही हो तो क्या होगा। तो इस तरह की कोई भी बात को ना दिमाग में लाते हुए, यानी कीपिंग ऑल द फैक्टर्स दैट वी हैव स्टडीड टिल नाउ एज कांस्टेंट, आई जस्ट वांटेड टू नो दैट व्हाट इज द रेट ऑफ SN2 if all the other parameters are constant. I just wanted to concentrate on फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन। मैं सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की लिविंग टेंडेंसी पे बात करना चाहता हूं आपसे। तो आप मुझे क्या बताओगे? अभी जस्ट आपने लिविंग टेंडेंसी यानी लिविंग नेचर का ऑर्डर डिफाइन किया है, क्या निकल कर आया है वो, कि भैया आयोडीन कैसा होता है? बेस्ट लिविंग ग्रुप। इन सब में सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, यानी कि लेफ्ट टू राइट जाने पर आपको पता चल रहा है कि हेलोजेंस का लिविंग नेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसी के कारण आपकी रेट ऑफ SN2 क्या होगी, वो भी इंक्रीज करेगी। समझे कि नहीं समझे? यस सर। अब कुछ बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप जो हैं उनकी एनालिसिस कर लेते हैं, उनको पकड़ लेते हैं, उनको याद रख लेते हैं, जैसे कि जिनको मैं बोलूंगा कि ये बेस्ट लिविंग ग्रुप हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अलावा लिविंग ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन जितनी पढ़ाई हमें पढ़नी है टिल क्लास 12th, उस पढ़ाई में ये बेस्ट लिविंग ग्रुप्स हैं। तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ब्रोमीन हो गया आई ग्रुप की कैटेगरी में रखता हूँ, लेकिन मैं फ्लोरीन को नहीं रखता हूँ। और मैं आपसे पूछूं रीजन क्या है, तो आप क्लियरली बता पाओगे ना कि आउट ऑफ ऑल दिस फ्लोरीन की लिविंग टेंडेंसी कैसी थी, सबसे खराब थी। तो ये एक क्या नहीं है, एक बेस्ट लिविंग ग्रुप की कैटेगरी में नहीं आएगा। ऑल दो आप इसको क्या बोलोगे कि भैया हाँ मीडियम हो सकता है, गुड हो सकता है, लेकिन बेस्ट लिविंग ग्रुप तो नहीं है। ठीक है? यस। इसके बाद देखो जरा कुछ और, कुछ केमिस्ट्री में डिफरेंट टर्म्स आते हैं, हो सकता है आपने पढ़े हो सकता है आपने ना पढ़े हो। जैसे कि आता है क्या, टोसाइल ग्रुप। कभी इसका नाम सुने हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग TS से। नाम सुने हैं क्या इसका? Yes, sir. ये क्या होता है? ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इसका नाम क्या है? पैराटोलिन सल्फोनिल ग्रुप, इसको बोलते हैं टोसाइल ग्रुप। इसके बाद और भी कुछ आते हैं बेटा, देखो क्या आते हैं।
टोसाइल के बाद आता है मिसाइल ग्रुप। इसको आप बोलते हैं, मतलब रिप्रेजेंट करते हैं MS से। इसके बाद क्या आता है? मिसाइल के बाद आता है ट्रिफ्लाइल ग्रुप। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? TF से। टोसाइल ग्रुप, मिसाइल ग्रुप, ट्रिफ्लाइल ग्रुप रिप्रेजेंटेड बाय TS, MS एंड TF। किसी को कोई शंका, डाउट, परेशानी? आप पहले भी मतलब अब पढ़ रहे हैं अपनी कोचिंग में तो इनके नाम जरूर सुने होंगे। इसके बाद आते हैं जिनसे हमें काम है, यानी कि जो हमारी केमिस्ट्री में बहुत यूज होते हैं। क्या आता है भाई? OTS। सुने हो नाम? यस सर। यस। Yes. बस कुछ नहीं करना है, टोसाइल के अंदर ऑक्सीजन को घुसा देना है। ऑक्सीजन को घुसा देना है। तो क्या बन जाएगा? OTS ग्रुप। ठीक है। इसके बाद OTS के बाद आता है OMS। क्या करना है? कुछ नहीं करना है। मिसाइल ग्रुप में क्या डाल देनी है अंदर? क्या डाल देनी है बेटा? ऑक्सीजन। दिख रहा है ना? मैंने सिर्फ क्या किया है, मिसाइल ग्रुप में यहाँ ऑक्सीजन ऐड कर दी, टोसाइल ग्रुप में यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड कर दी। ऐसे ही ट्रिफ्लाइल ग्रुप में क्या करूंगा मैं? यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड कर दूंगा। ठीक है। OTS, OMS और लास्ट बट नॉट द लीस्ट OTF ग्रुप। ये क्या होता है? ये होता है CF3S डबल बॉन्ड O। ये कुछ बेस्ट लिविंग ग्रुप की कैटेगरी में आते हैं। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? कि बत्ती बुझनी शुरू हो गई तुम लोगों की? और बोलो। अब ये बताओ कि जब जब जो आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के बारे में जब मैंने आपसे बात करी थी, FCl, Br, I, तो जब ये निकल के जाते थे तो किस फॉर्म में निकलते थे? F-Cl-Br-I-, इसी फॉर्म में निकलते थे ना? यस। बोलो। तो बेटा जी, जब ये एज अ लिविंग ग्रुप लगे होंगे, कौन? OTS, OMS, OTF, तो ये किस फॉर्म में निकलेंगे? ये जरूर जरूर कुछ इसी फॉर्म में निकलेंगे। जरा देखना कि सल्फर है, इससे जुड़े हुए दो ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। बोलिए। ये कैसे निकलेगा? CH3S डबल बॉन्ड O नेगेटिव, CF3S डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ऐसे ही निकलेगा ना? और ये है क्या? जैसे वो F-Cl-Br-, तो इसको क्या बोलोगे? OTS-, इसको क्या बोलोगे? OTS-। और सेकंड वाले को क्या बोलोगे? OMS-। और थर्ड वाले को क्या बोलोगे? OTS-। OTF-। बस। ये OTS-, ये OMS-, ये क्या बनेगा? OTF-। ठीक है कि नहीं? इसका नाम होता है टॉसिलेट आयन। क्या नाम होता है इसका? टॉसिलेट आयन। सेकंड वाले का नाम होता है मिसाइलेट आयन। थर्ड वाले का नाम होता है ट्रिफलेट आयन। अब अगर आपसे ये बोला जाए बेटा जी कि इनकी
लिविंग नेचर की टेंडेंसी को क्या करिए, कंपेयर करिए। क्या करिए, लिविंग नेचर की टेंडेंसी को कंपेयर करिए। तो आपसे सेम काम तो यहाँ भी बोला गया था ना, एफ माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस आई माइनस की लिविंग टेंडेंसी को कंपेयर करिए। तो आप बेसिसिटी को कंपेयर करने के लिए क्या बनाते थे, कॉन्जुगेट एसिड बनाते थे कि नहीं बनाते थे? यस सर। तो यहाँ भी क्या करोगे, इन सब के क्या बनाओगे, कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड्स बनाओगे। बहुत अच्छे। तो इनके कॉन्जुगेट एसिड्स बनाओगे तो क्या बनेंगे जरा देखना। मैं इनके क्या बनाने वाला हूँ, कॉन्जुगेट एसिड्स बनाने वाला हूँ। मैं अगर इन सबके कॉन्जुगेट एसिड्स बनाऊंगा तो देखो क्या बनेंगे, कि सल्फर है, सब पे ओ के साथ क्या लगा दो, बस एच आ जाएगा। क्यों? बोलो। यस सर। अब जरा इन तीनों को देख के ये बताओ कि भैया इनके अंदर ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है। क्या इसके अंदर भी SO3H प्रेजेंट है कि नहीं? यस सर। इसके अंदर भी SO3H प्रेजेंट है कि नहीं? इसके अंदर यस। भी SO3H प्रेजेंट है कि नहीं? SO3H होता क्या है, सल्फोनिक एसिड। होता है कि नहीं होता है? यस सर। सल्फोनिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ कैसी होती है, हाई। बहुत ज्यादा कि बहुत कम? बहुत। बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। अगर इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है तो इनकी बेसिक स्ट्रेंथ कैसी रही होगी? बहुत कम। तो हमने लीविंग टेंडेंसी को डिफाइन करते कम। समय क्या स्टेटमेंट लिखा था, पुअर द बेस बेटर द लिविंग ग्रुप। सिंस हम्म। दे आर सल्फोनिक एसिड्स, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है तो इनकी बेसिक स्ट्रेंथ बहुत खराब होगी, इसके कारण इनकी लिविंग टेंडेंसी कैसी रहेगी, बहुत बेहतर रहेगी। हम्म। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? यस इसलिए सर। हम लोग OTS OMS और OTF को क्या करते हैं, एज अ बेस्ट लिविंग ग्रुप यूज करते हैं। हम्म। समझ में आ रहा है? यस सर। अब जरा एक और स्टेप अगर आगे बढ़े और मैं आपसे ये पूछूं, क्या मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे ये पूछूं बेटा ये बताओ, अगर मैं इसको नाम दे दूं 1, इसको नाम दे दूं मैं 2 और इसको नाम दे दूं मैं 3, तो जरा केमिकल, केमिकल छोड़ो, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री GOC का यूज करके इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना। तो कैसे कंपेयर करोगे? तो थर्ड सबसे लीस्ट होगा। सोच के बोलो। सेकंड। सर थर्ड पर सबसे ज्यादा होगा। बेटा जी, ये बेंजीन रिंग क्या ऑक्सीजन के ऊपर, आपकी जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगी कि नहीं बढ़ाएगी? CH3+ I से बढ़ाएगा। और CF3 जो है वो तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना इससे। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा कौन रहा है 1 2 3 में? CF3। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी रहेगी? थर्ड वाले की रहेगी ना। इन दोनों में, इसके इसमें हो रही है +I के द्वारा, इसमें हो रही है रेजोनेंस के द्वारा। तो किसको पकड़ोगे, सेकंड वाले की ज्यादा रहेगी, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी कम रहेगी उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होती थी। याद आ रहा है? यस। तो एसिडिक यस सर। स्ट्रेंथ का कुछ यही ऑर्डर निकल कर आएगा। हम्म। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का ये ऑर्डर निकल कर आया है तो आपसे ये पूछा जाए कि लिविंग टेंडेंसी का क्या ऑर्डर होगा, तो डिफाइन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? इसी के ही ऑर्डर में सेम निकल कर आएगा, कि यस सर। सबसे ज्यादा किसकी, OTF की, उसके बाद किसकी, OMS की, फिर किसकी, OTS की। समझे कि नहीं समझे? इन यस तीनों सर। में भी लिविंग टेंडेंसी का ऑर्डर किस तरह से हम लोगों ने डिफाइन किया है। और इनसे भी ज्यादा होती है आपकी N2 पॉजिटिव की, क्योंकि जब N2 पॉजिटिव निकलेगा तो N2 की तरह निकलेगा। किसकी तरह निकलेगा, N2 की तरह निकलेगा। वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल और कैसी है,
पुअरेस्ट बेस है। तो ये आपका एक लीविंग टेंडेंसी का क्या निकल कर आता है, एक जनरल ऑर्डर निकल कर आता है, जो आपको क्या रखना है, याद रखना है। इसमें ये भी याद रखना है बेटा कि ये ओटीएस, ओएमएस, ओटीएफ ये बेसिकली है क्या, ये सल्फोनिक एसिड्स हैं। क्या है ये, सल्फोनिक एसिड्स हैं। अब आपने बेस्ट लिविंग ग्रुप की तो बात कर ली, अब कुछ वर्स्ट लिविंग ग्रुप की भी बात कर लेते हैं। बेस्ट लिविंग ग्रुप के बाद हम लोग बात करते हैं किसकी, वर्स्ट लिविंग ग्रुप्स की। अब वर्स्ट लिविंग ग्रुप के लिए क्या होना चाहिए, आप खुद सोच के बताओ। पुअर द बेस, बेटर द लिविंग ग्रुप, यही होना चाहिए कि अच्छा नहीं? बेस होना चाहिए। हाँ हाँ। खराब लिविंग ग्रुप के लिए अच्छा बेस होना चाहिए। तो इसकी कैटेगरी में आते हैं कौन, आपका H, बिकॉज H माइनस क्या है, एक बहुत अच्छा बेस है। आते हैं एल्काइल ग्रुप, रीजन R माइनस एक अच्छा बेस है। आते हैं कौन, OH, क्योंकि OH माइनस एक अच्छा बेस है। आते हैं कौन, NH2, बिकॉज NH2 माइनस क्या है, एक अच्छा बेस है। सिंस दे आर स्ट्रॉन्ग बेस, सिंस दे आर स्ट्रॉन्ग बेस, ये HROH और NH2 इनको हम किस कैटेगरी में डालते हैं, वर्स्ट लिविंग ग्रुप की कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है कि नहीं, यहां तक क्लियर है? यस यस सर। चलो, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, 11 बज गया है। नेक्स्ट क्लास में आगे का कंटिन्यू करेंगे।